हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th का बायो का चैप्टर है। इसमें हम तीन एस्पेक्ट सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी कि हम इसमें क्या क्या चीजें आगे करने वाले हैं। वैसे एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो बहुत डिफिकल्ट लगता है इसमें क्या पढ़ना है, तो मैं आज आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ बहुत ब्रीफ में। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। हमें पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमन बीइंग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कौन से नर्वस सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, और ये सारी डिटेल्स इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स किस किस तरह के मूवमेंट्स शो करते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड पार्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डिफरेंस देखेंगे और वो क्या क्या चीजें सिक्रीट करते हैं, वो सारी चीजें हम इस थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। तो पूरा चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। वन बाय वन एक एक टॉपिक को हम कवर करते जाएंगे। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस जो हमने फर्स्ट पार्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारे पूरे बॉडी पार्ट की हर चीज को, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करने का मैं थोड़ा सा मतलब समझा देती हूँ। कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है सिंक में आना, यानी अगर एक ऑर्गन को किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो दूसरे ऑर्गन को वो पता होना चाहिए टू रिलीज अ पर्टिकुलर हार्मोन या जो भी सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है। तो कोऑर्डिनेशन, जब हम किसी ग्रुप में काम करते हैं तो वहां पे भी कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे से इंटरैक्ट करना और नॉलेज में रहना कि किसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है या फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहले आ जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और फिर आएगा ऑटोमेटिक नर्वस। सबसे पहले इसमें ब्रेन आ जाएगा और यहाँ पे होगा स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये 2 पार्ट्स आते हैं, ये पता होना चाहिए, और फिर इन दोनों के फंक्शंस पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड अगेन इनटू 2 पार्ट्स। क्रेनियल नर्व्स, ये होते हैं क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। तो ये भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इन दोनों के फंक्शंस देखेंगे। और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में हो जाते हैं इनवॉलेंटरी नर्व्स। इसमें आते हैं इनवॉलेंटरी नर्व्स, यानी जो भी हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं उन सबको ये वाला सिस्टम कंट्रोल करता है, हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को। आई होप ये वाला फ्लो चार्ट क्लियर है। ये मैंने ब्रीफ में आप लोगों को कराया है, बट सारी ही चीजें कवर हो रही हैं। तो अब हम इन सबके फंक्शंस वन बाय वन देख लेते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के हमने पार्ट्स देख लिए। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन क्या है? नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स के फिर टाइप्स देख लेते हैं और इनके फंक्शंस देख लेते हैं। तो न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को सेंस करके ब्रेन तक पहुंचाता है, यानी इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। मोटर न्यूरॉन का मतलब है, मोटर न्यूरॉन का मतलब होता है जो अफेक्टेड एरियाज तक पहुंचाता है, यानी इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। इफेक्टर्स का मतलब है जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जो हमारे मसल्स हैं, जिनको एक्चुअली काम करना है, जिनको एक्चुअली इफेक्ट में आना है, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। कहां से? ब्रेन से। यानी ब्रेन हमारा इंफॉर्मेशन पहले असेस करता है, हमारा ब्रेन पहले इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो सेंसरी न्यूरॉन ने पहुंचाई थी। अब वो इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंटरप्रेट होने के बाद फिर वो इंफॉर्मेशन इफेक्टेड एरियाज तक पहुंचती है, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सके। तो हमें अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? हमें एक्ट करने में हेल्प करते हैं।
रिले न्यूरॉन क्या होता है, ये एक तरह से नेटवर्क या लिंक की तरह काम करता है बिटवीन दीज टू न्यूरॉन्स, यानी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में रिले न्यूरॉन काम करता है एज अ लिंक की तरह ये काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों में ही ये प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हमने डिवाइड किया था। अब फिर ब्रेन के पार्ट्स देख लेते हैं। तो ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन एंड दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेकेंड पार्ट होता है मिड ब्रेन एंड मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड सेकेंड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है हिंड ब्रेन। फर्स्ट पार्ट जो फोर ब्रेन है, इसके पार्ट्स आते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये 3 पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन के। मिड ब्रेन के पार्ट्स नहीं पढ़ने हैं आपको। उसके बाद हिंड ब्रेन के पार्ट्स में देख लेते हैं। तो हिंड ब्रेन में आता है सेरिबेलम। सेरिब्रम और सेरिबेलम में डिफरेंस ध्यान रखना है। सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। सेरिबेलम, pons and medulla oblongata। ये पार्ट्स हैं हिंड ब्रेन के। मिड ब्रेन के पार्ट्स नहीं पढ़ने हैं आपको। फोर ब्रेन के ये 3 पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन में जो सेरिब्रम है वो थिंकिंग पार्ट कहलाता है। इसके फंक्शंस करेंगे, फिर इसमें इन तीनों के फंक्शंस को पढ़ेंगे अभी हम। तो अब इनके फंक्शंस 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये मैंने जिस तरह से लिखा है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को, ऐसे कॉलम में आप भी अगर लिख लेंगे और उसके फंक्शंस लिख लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी कि किसका क्या फंक्शन होता है। फोर ब्रेन में आपकी बुक में और एग्जाम में मोस्टली सेरिब्रम से ही क्वेश्चन आता है, यानी सेरिब्रम का फंक्शन स्पेसिफिकली पूछते हैं या फिर पूरे फोर ब्रेन का फंक्शन पूछ लेते हैं। तो इसलिए मैंने फोर ब्रेन का फंक्शन यहाँ पे बताया है। सेरिब्रम को क्या कहते हैं? थिंकिंग पार्ट कहलाता है, यानी मेमोरी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सेरिब्रम इन्वॉल्व होगा उसमें। यानी अगर आप कुछ याद कर रहे हैं, आपको कुछ याद करना है, तो उन सारी चीजों में सेरिब्रम इन्वॉल्व होगा, यानी फोर ब्रेन अल्टीमेटली। उसके बाद इमोशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमारी फोर ब्रेन पार्ट, जो ब्रेन का हमारा फोर ब्रेन होता है, इस पार्ट से रिलेटेड होता है। तो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस भी जो होते हैं वो फोर ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। एंड हंगर एंड स्लीप, यानी जो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस होता है कि हम खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं और हमें पता चलता है कि वी आर फुल नाउ, यानी पेट भर गया है, वो किसकी वजह से पता चलता है? वो भी अगेन हमें फोर ब्रेन की वजह से पता चलता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के आपको फंक्शंस लिखने हैं तो ये सारे फोर ब्रेन के फंक्शंस हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन को, फोर ब्रेन को मैंने ऑलरेडी बताया है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहलाता है। मिड ब्रेन क्या है? स्मॉलेस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन कहलाता है, स्मॉलेस्ट पार्ट है ये। स्मॉलेस्ट पार्ट में मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? इसके पार्ट्स आपको नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ इसका फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं, यानी रिफ्लेक्स एक्शंस हम शो करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो सबको कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद हिंड ब्रेन पे आ जाते हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, यानी थर्ड पार्ट है ब्रेन का। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं जो मैंने पहले भी कराया है। सेरिबेलम होता है, पॉन्स है एंड मेडुला है। यहाँ पे मैं सेरिबेलम, पॉन्स के अभी करवा रही हूँ, उसके बाद में मेडुला के फंक्शंस भी लिखवाऊंगी, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है। यानी सिर्फ सेरिबेलम के फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, हो सकता है सिर्फ पॉन्स के फंक्शंस पूछ लिए जाए या फिर सिर्फ मेडुला के फंक्शंस पूछ लिए जाए, तो इसलिए हमें स्पेसिफिकली इनके फंक्शंस करने होंगे। सेरिबेलम को कहते हैं सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर पूछ लिया जाए विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज सेरिबेलम। आपको एल से याद रखना है, एल किसमें आ रहा है? हिंड ब्रेन में, और एल किसमें नहीं आता है? फोर ब्रेन में नहीं आता, ऐसे याद रखना है। ये किस चीज के लिए? सेरिबेलम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, राइडिंग, स्विमिंग। जो भी चीजें हम डे टू डे लाइफ में ये वाले कर रहे होते हैं, इनमें जो हम बैलेंस बना पाते हैं, दैट इज ड्यू टू सेरिबेलम। सेरिबेलम की वजह से ये सारे बैलेंस हम अपनी लाइफ में बना पाते हैं। दूसरा क्या है?
प्रिसीजन कंट्रोल ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट्स, वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हम सोच समझ के कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे जो हैंड जेस्चर्स है वो वॉलंटरीली कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें जो प्रिसीजन होता है, प्रिसीजन का मतलब है कोई चीज मैंने किसी बड़ी चीज को उठाया तो वो इजीली मैं उठा सकती हूँ, ग्रैब कर सकती हूँ। बट अगर मुझे बहुत किसी छोटी सी चीज को उठाना है तो वहां पे जो मेरा वॉलंटरी मूवमेंट होगा वो बहुत प्रिसाइज होगा, प्रिसाइजली मुझे उस चीज को उठाना होगा। तो वहां पे प्रिसीजन कौन प्रोवाइड करता है? सेरेबेलम प्रोवाइड करता है। सेरेबेलम के बाद आ जाते हैं पॉन्स पे। पॉन्स का क्या फंक्शन होता है? पॉन्स जो है स्लीप साइकिल, जो हमारी पूरी स्लीप साइकिल होती है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, ये जो हमारी पूरी स्लीप साइकिल होती है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन जो कि इनवॉलेंटरी प्रोसेस है इसको भी रेगुलेट करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है पॉन्स, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पॉन्स होता है। उसके बाद ये जो है पॉन्स वो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्ट के लिए, हमारा जो सेंस ऑफ टेस्ट है या फिर हम सुन पा रहे हैं, इन सारी चीजों के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आई होप आपने इसको इस तरह से लिख लिया। अगर इस तरह से लिख लेंगे तो कंपेयर करके बहुत इजीली याद भी हो जाएगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी, यानी फंक्शंस मिक्सअप भी नहीं होंगे। अब मैं आपके हिंड ब्रेन का पॉन्स करा दिया मैंने, मेडुला ऑब्लोंगेटा के फंक्शंस लिखवाती हूँ। मतलब जो थर्ड पार्ट है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले इसका क्या फंक्शन है? बॉडी के ऑटोमेटिक मूवमेंट्स जैसे कि ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, इनको कंट्रोल करता है। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो कि पॉन्स का फंक्शन था, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ब्रीदिंग कंट्रोल करने की बात होगी तो मेडुला का फंक्शन होगा, पर अगर रेस्पिरेशन को कौन रेगुलेट करता है तो वो पॉन्स करता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना है आपको। सेकंड पॉइंट क्या है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर। अगेन इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है। बॉडी पोस्चर की जब बात आएगी, बॉडी पोस्चर कौन मेंटेन करता है? तो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। पर अगर बैलेंस की बात आ जाए, बैलेंस ड्यूरिंग वॉकिंग, राइडिंग, तो वो किसका फंक्शन हो जाएगा? वो सेरिबेलम का फंक्शन हो जाएगा। और सेरिबेलम भी किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करके पढ़ना है और याद रखना है। बॉडी पोस्चर की जहां बात आएगी वहां पे हिंड ब्रेन का ही मेडुला पार्ट होगा। तीन पार्ट्स हैं हिंड ब्रेन के। हिंड ब्रेन के कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं? सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है, तो ये मेडुला के फंक्शंस हो गए। वो कितना क्लियर है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू, यानी क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं? जो ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा है। स्पाइनल नर्व्स कौन से होते हैं? जो कि स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड होते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स में क्या आ जाएगा? नर्व्स एसोसिएटेड विद ब्रेन। आपको क्रेनियल नर्व्स का लिखना है तो नर्व्स एसोसिएटेड विद ब्रेन आएगा, नर्व्स व्हिच आर कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे क्या होता है? दे कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, दोनों ही चीजें कैरी करते हैं। सेंसरी नर्व्स का मतलब है सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए। इंपल्स पहुंच गया ब्रेन तक। अब क्या होगा? ब्रेन जो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, सपोजिटली मुझे अपने हैंड्स मूव करने हैं, तो मेरे ब्रेन मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है दैट आई नीड टू मूव माय हैंड। तो ये कैसे होगा पॉसिबल? जब ये इंफॉर्मेशन मोटर नर्व्स तक आएगी और मोटर नर्व्स मेरे मसल्स से अटैच्ड हैं और वो मसल्स को मूव कराएंगे। तो ये होते हैं सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। सिमिलरली यहाँ पे भी स्पाइनल कॉर्ड में भी सेंसरी एंड मोटर नर्व्स होते हैं, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है क्विक एक्शन, बिना दिमाग का इन्वॉल्व हुए जो एक्शन हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अचानक से कुछ चुभता है, या अचानक से मेरे आंखों में ब्राइट लाइट आती है, या फिर मुझे कहीं पे मैंने किसी गर्म चीज पे हाथ रख दिया, तो मैं अचानक ये करूंगी, मैं इसके लिए सोचूंगी नहीं। तो उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। वो एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से ही हमें हमारे मोटर नर्व्स तक मिलता है टू रिमूव आवर हैंड्स। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system कब एक्टिव होता है? When we do activities, जो डे टू डे लाइफ की हम एक्टिविटीज करते हैं उस टाइम पे sympathetic nervous system एक्टिवेटेड रहता है, यानी उस टाइम पे वो काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है? When we are taking rest, यानी जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो बॉडी के रिपेयर का काम होता है वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप क्या लिखेंगे? मोबिलाइजेस बॉडी सिस्टम्स ड्यूरिंग एक्टिविटीज, यानी जब हम एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी को जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम भाग रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी।
तो वो एनर्जी क्या होती है, मोबिलाइज होती है, यानी मूव करती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। जहां पे स्टोर हुई है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी को, तो अब वो एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एडीपी टू प्रोड्यूस एनर्जी और हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये मतलब होता है मोबिलाइज करने का, यानी जहां पे जरूरत है बॉडी के उस पार्ट में उस चीज को भेजना। नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या बताया मैंने कि ये डरे होते हैं, तो हमारी बॉडी में जो रिपेयर का काम होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और क्या करता है, ये कंजर्व करता है एनर्जी को। खाना खाने के बाद, डाइजेशन के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी अब स्टोर हो जाएगी फॉर फर्दर यूज। जब हम बाद में कोई एक्टिविटी करेंगे तो फिर वो एनर्जी यूटिलाइज की जाएगी बाय आवर बॉडी। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब